हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस अप नेक्स्ट। मेरा नाम है उमंग तिवारी। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार फील किया होगा कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे ए जेई का एग्ज़ाम हो, पीएसयू का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं और कोई भी एक टॉपिक अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पकड़ते हैं, मोटा मोटा टॉपिक अगर सूम टूम पकड़ लिया जाए तो 7 से 10 दिन एक टॉपिक को कवर करने में लग ही जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप दूसरा टॉपिक कवर करते हैं और जब आप लाइन से मान लीजिए आपने सोम टोम प्रोडक्शन पकड़ लिया, तो उससे पहले अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो वो मिस आउट होने लगता है, स्किप होने लगता है दिमाग से। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान लगातार टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें डेली बेसिस पे। इसलिए हम लाए हैं डेली क्विज। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मिक्स्ड फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वेदर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या फिर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मिक्स्ड वे में। अब अगर कोई टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का आपका आता है और आपको लगता है कि ये फॉर्मूला मेरे दिमाग से मिस आउट हो रहा है, तो आप वहीं पे उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स में कहीं उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इस वजह से क्या होगा कि आप कभी भी अपने सारे सिलेबस के टच से दूर नहीं होंगे। हमेशा आपका पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं टच में रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, डेली बेसिस पे लाऊंगा, मतलब रोज के रोज 300 दिन आपको वीडियोस मिलेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ये जो क्विज है ये आपकी मिस ना हो। तो कोई भी एग्जाम हो, ए जे या पीएसयू के एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस अप नेक्स्ट ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिए और हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी क्यूरीज। इसके साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ केजी ऑफ एयर contained in a piston cylinder arrangement at 1.5 megapascal saw Kelvin, which expand in a reversible isothermal process to volume 10 times its initial volume. हीट ट्रांसफर हमें बताना है। तो हीट ट्रांसफर मतलब डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये डेल क्यू आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता नहीं है, पर फिर भी मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी यू आपका 0 हो जाएगा। डी यू क्या होता है? डी यू की अगर मैं बात करूं तो वो होता है एम सी वी डी टी के बराबर, और यहाँ पे डी टी हमारा 0 है तो डी यू हमारा 0 हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। तो डी क्यू जो है, डी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी डब्ल्यू के बराबर। ओके, और डी डब्ल्यू आइसोथर्मल के केस में क्या हो जाएगा? एम आर टी एल एन वी टू बाय वी वन, एम आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर एम आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, और एम आर टी की जगह आप पी वी भी रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम आर टी एल एन, एक फॉर्मूला पी वन बाय पी टू भी आपका हो जाएगा, और एम आर टी की जगह आप पी वी भी रख सकते हैं। यहाँ पे मास दिया हुआ है तो फिर एम आर टी रख के हम करेंगे सॉल्व। मास कितना है? 1 kg, आर एयर के केस में हो जाएगा 0.287 ले लीजिए। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर कितना है? 1000 केल्विन में दिया हुआ है, बिल्कुल। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो ध्यान रखिए यहाँ पे केल्विन में रखेंगे। और एल एन वी टू बाई वी वन 10 टाइम्स हो गया तो यहाँ पे सीधा 10 आ जाएगा। इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, A leak in refrigeration system using freons are detected by which of the following methods? अगर हम freons as a refrigeration यूज कर रहे हैं तो अगर उसका लीकेज होता है तो किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर कभी भी रेफ्रिजरेंट का लीकेज होता है तो कुछ उसकी स्मेल आती है जिसकी वजह से हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं कि यार लीकेज हुआ है। पर स्मेल वगैरह की ये जो मेथड्स होते हैं ये ह्यूमन डिपेंडेंट होते हैं। किसी को जुकाम हुआ तो उसको स्मेल ही नहीं आएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? हैजार्ड हो जाएगा। इस केसेस में हम कुछ ठोस मेथड यूज करते हैं। जैसे कि फ्रीऑन्स की बात करें तो उसके लिए हैलाइड टॉर्च टेस्ट मेथड होता है, जिसमें ग्रीनिश या ब्लूइश ग्रीन फ्यूम्स हमको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। और एमोनिया के केस में हम सल्फर स्टिक का मेथड कर सकते हैं, तो ये एमोनिया के केस में होता है। ठीक है, एमोनिया के केस में सल्फर स्टिक मेथड यूज करते हैं।
और स्मेलिंग का जो है वो मेथड मैंने बताया आपको, स्मेलिंग का मेथड यूज कर सकते हैं, पर वो ह्यूमन पे ज्यादा डिपेंड करता है, इस वजह से हम उसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करें एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में जो मटेरियल रिमूव होता है उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या होता है, उसके पीछे का कॉज क्या होता है। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में मैकेनिकल एब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेजर बीम मशीनिंग में आपको वेपराइजेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है, लेजर बीम मशीनिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, यहाँ पे आपका वेपराइजेशन वगैरह यूज होता दिखता है। पार्सन रिएक्शन टरबाइन तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। पार्सन रिएक्शन टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन तो ये 50% होती है। नेक्स्ट बात करें एलॉय यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा एलॉय यूज होता है, तो जर्कोनियम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। इसके अलावा अगर मैं बिस्मथ की बात करूं तो श्रिंकेज वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आप कोई कास्टिंग लेते हैं और आप बिस्मथ की बनाते हैं तो श्रिंकेज वॉल्यूम जो आपके बिस्मथ के केस में क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, यानी कि आप उसे जीरो मान सकते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक कास्टिंग है जिसको बनाया, जिसको आपको फाइनल कास्टिंग का दे दिया और पैटर्न की आपके पास पूछ रहा है कि डायमेंशंस बताओ, तो जो पैटर्न की होगी वही कास्टिंग की होगी। ओके, और श्रिंकेज वॉल्यूम मैक्सिमम पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, अगर मैक्सिमम पूछे तो वो होती है ब्रास की और जिंक की। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन देख लेना, कभी कभी ब्रास दे देता है, कभी जिंक दे देता है। ब्रास की होती है 23 mm पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की अगर कास्टिंग है लेंथ की तो वो 23 mm कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, और अगर 24 mm की हमारे पास हम मोल्ड बनाएंगे तो जो कास्टिंग आएगी वो अगर 1 मीटर की हमारे पास हम कैविटी बनाएंगे और उसमें हम जब मेटल पोर करेंगे तो वो श्रिंक होने के बाद उसमें से 24 mm श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक के केस में 24 mm होगा और ब्रास के केस में 23 होगा। ओके, कैडमियम जो होता है, कैडमियम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है निकल कैडमियम की रिचार्जेबल बैटरीज बनती थी। ठीक है, आजकल तो कम हो गया है, आजकल लिथियम आयन बैटरीज ज्यादा हो गई हैं, पर फिर भी बहुत प्रीडोमिनेंट है, निकल कैडमियम की बैटरीज आती हैं। इसके अलावा जो कोटिंग्स होती हैं आयरन और स्टील के, अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम कैडमियम की कोटिंग कर देते हैं। इसके अलावा जो कैडमियम है ये एज अ प्लास्टिक स्टेबलाइजर भी यूज होता है, तो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेटल एज अ प्लास्टिक स्टेबलाइजर यूज होता है, तो स्टेबलाइजर। ओके, तो ये सारी चीजें भी आप एक कहीं भी नोट डाउन करते चलें, एक रजिस्टर या कुछ भी बना लीजिए जिसमें ऐसे कुछ टर्म्स जो आपको पहले नहीं पता हो तो आप उसमें डेली बेसिस पे ऐड ऑन करते चलें। लास्ट के एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर आप नजर घुमा लेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस उसमें से आए हुए हैं और ऐसे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करें न्यूट्रल फ्लेम अगर है तो टेम्परेचर इनर कोर में कितने को देखने को मिलेगा, तो इनर कोर में आपका 3200 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम होती है। अगर कार्ब्यूराइजिंग है तो एसिटिलीन 0.9 देंगे और 1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। एलॉय स्टील एल्यूमिनियम एलॉयज वगैरह के लिए यूज होती है ना। इनर कोर पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा और कितना 3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ऑक्सीडाइजिंग की बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग में 1.5:1 रहेगा और यहाँ पे 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलता है। न्यूट्रल फ्लेम में यही 2900 हो जाता है, कहीं कहीं आपको 2800 भी देखने को मिलेगा। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे लिख दी है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक रिवर्सिबल साइकिल है, कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं। पीवी डायग्राम बना लेता हूं मैं सहूलियत के लिए। पहले बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट एडिशन हो रहा है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ये जो लाइन है ये आपकी वाई एक्सिस से पैरेलल होगी, ये 0.1 होगा, ये 2 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को मैं 3 नाम दे देता हूं। फिर हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, हीट अगर रिजेक्ट हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे तो आपकी ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये हमारी लियोनॉर साइकिल हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी साइकिल होगी, लेनॉर साइकिल होगी। ठीक है, अगर मैं ऑटो साइकिल की बात करूं,
ऑटो साइकिल की बात करूं तो आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये पहले 1 पॉइंट से चालू होके हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा, फिर उसके बाद एडियाबैटिक हीट रिजेक्शन होगा, और सॉरी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, और फिर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। तो ये वाली जो होती है ये V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये दोनों जो होंगी हमारी, ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली, यहाँ पे क्या हो जाएगा PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो लाइन है ना, ये आपको शायद दिख रही हो, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है, और ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि ये भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इसी वॉल्यूम को एक बार मैं अपना पॉइंटर का कलर चेंज कर लेता हूँ, इंक कलर मैं ब्लैक ले लेता हूँ। और अब देखिए ये जो अपना एक्सपेंशन हो रहा था ना, इस एक्सपेंशन को आप फर्दर कैरी आउट करो और यहाँ तक ले जाओ, इसी P1 के बराबर ले आओ, और इस P1 को आप एक्सटेंड कर दो, तो ये जो साइकिल बन जाएगी, ये रेड के साथ ये जो ब्लैक वाली है, ये आपकी एटकिंसन साइकिल हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहां से एटकिंसन साइकिल चालू होगी 1, और ये जाएगी यहाँ पे 2 पे, ये 3 पे, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर उसके सॉरी यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 3 होगा, और ये हो जाएगा 4। तो पहले कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, फिर ये PV टू द पावर गामा गई 2 से 3, और 3 से 4 क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, फिर ये एक्सपेंशन हुआ 1 तक। ये हो गई एटकिंसन साइकिल। ऑन द ऑटो साइकिल में क्या होता है, ये 2 से चालू होती है, 2 3 4, और यहाँ पे 5 नाम दे दो, तो 2 3 4 5 आपकी हो जाएगी ऑटो साइकिल, और 1 2 3 4 आपकी हो जाएगी कौन सी, एटकिंसन साइकिल। ब्रेटन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो वो TS डायग्राम ज्यादा उसके लिए प्रीडोमिनेंट है, तो मैं TS डायग्राम बना देता हूं, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 1 2, 1 से 2 क्या होगा आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, फिर 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, कंबशन की प्रोसेस होगी, 3 से 4 में आपकी टरबाइन लगी होगी, यानी कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, और 4 to 1 हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लियोनार्ड साइकिल का डायग्राम भी बहुत अच्छे से बना के रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस डिफेक्ट, इसमें से कौन सा गैस डिफेक्ट नहीं है। तो ब्लो होल आपको पता है गैस डिफेक्ट होता है, किसी भी कास्टिंग के अंदर अगर इस तरीके से गैस इंट्रैप्ड हो जाएंगी जो भी गैस मोल्टन मेटल में एब्जॉर्ब हुई थी वो इस तरीके से इंट्रैप्ड हो जाती है, तो फिर उसको कहते हैं हम ब्लो होल। अगर यही सरफेस पे होता है, सपोज ये सरफेस पे इस तरीके का होल बना हुआ है, तो इसे कह देंगे ओपन होल। ठीक है, इस तरीके से। और पिन होल पोरोसिटी, एयर इंक्लूजन्स, ये सब भी गैस डिफेक्ट्स हैं। गैस और एयर इंट्रैप्ड हो जाती है तो उस तरीके से पिन होल पोरोसिटी और एयर इंक्लूजन्स बनते हैं। रन आउट यहाँ पे गैस डिफेक्ट नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ब्लो होल दिखाया हुआ है, ये कास्टिंग के अंदर है, ये ऊपर होगा तो ये ओपन होल हो जाएगा। इस तरीके से पिन होल पोरोसिटी आपको देखने को मिलेगा। ये मेटल यहाँ पे पोर किया हमने, और यहाँ तक इसको पहुँचना था पर यहाँ पे पहुँच नहीं पाया, और यहीं पे ये फ्यूज़ हो गया, यहीं पे ये कोल्ड हो गया, और इसके आगे बढ़ ही नहीं पाया, यहीं पे ये सॉलिड बन गया। तो इसको कहते हैं मिश्रण, शिफ्ट। अब ये शिफ्ट और मिसमैच क्या होता है कि इस तरीके से एक पैटर्न यूं लगाना था और उसके नीचे ही दूसरा पैटर्न इस तरीके से आना था, पर ये शिफ्टिंग के कारण ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये थोड़ा सा लेफ्ट में चला गया, या नीचे वाला हिस्सा राइट में चला गया, तो जिसके कारण मिसमैच हो गया। जो कास्टिंग हमको इस तरीके की मिलने वाली थी, अब वो कास्टिंग कुछ हमको इस तरीके की मिलेगी। ठीक है, तो इसे मिसमैच कहेंगे। ड्रॉप, ये देखिए यहाँ पे उठा हुआ है, तो ये यहाँ से जो इसकी जो मोल्डिंग साइड थी उसके पास हार्डनेस और स्ट्रेंथ थी नहीं, जिसके कारण यहाँ पे ड्रॉप आ गया। स्वेल मतलब ये सूज गया है, सूज गया मतलब इसका साइज बढ़ गया है। मेटल पेनिट्रेशन हो गया, देखिए यहाँ पे हार्डनेस थी नहीं। कोल्ड शट, यहाँ से 2 स्ट्रीम आनी थी, एक स्ट्रीम यहाँ से आई, एक स्ट्रीम यहाँ से आई, इन दोनों को प्रॉपरली मिल जाना था, पर यहाँ पे ये मिल नहीं पाई है, एक लाइन दिख रही होगी आपको, इसे खोल देंगे कोल्ड। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो मेटल है वो यहाँ से टीयर आउट कर जाता है, इसे कहते हैं हॉट टीयर। ये थर्मल स्ट्रेसेस के कारण होता है, जब जो कूलिंग होती है वो अनइवन होती है, तो उसके कारण आपके हॉट टीयर देखने को मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे श्रिंकेज कैविटी देखने को मिलता है, जब ज़्यादा श्रिंकेज होता है और मेटल होता नहीं है उतना, तो वो किसी एक जगह से मेटल को खींच लेता है, और जहाँ से मेटल खींचता है वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है। ये वॉशेस एंड कट्स, और यहाँ पे स्लैग इंक्लूजन्स, ये स्लैग इंक्लूजन्स यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं
अगर 2 मीटर लेंथ का बार है जो कि फिक्स कर दिया है बोथ एंड से, उसका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दिया हुआ है, टेम्परेचर राइज अगर 20 डिग्री सेल्सियस का है, तो स्ट्रेस डेवलप जो होती है मटेरियल में वो किस तरीके से होंगी। तो अगर यहाँ पे हमारा जो बार है वो कुछ इस तरीके से फिक्स्ड है, ओके, ये बार है इस तरीके से फिक्स्ड है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इसको एक्सपेंड करना चाहिए था, पर ये एक्सपेंड हो नहीं पाया। मतलब इस फिक्स की वजह से ये इसका कंप्रेशन हुआ है। सोच के देखिए, अगर ये नहीं होता तो ये इतना एक्सपेंड कर जाता, ये कहीं यहां पहुंच जाता, पर यहां तक नहीं पहुंच पाया, मतलब इसका कंप्रेशन हुआ है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस तो आएंगी, और फॉर्मूला क्या होता है, ई अल्फा डेल्टा टी, ये स्ट्रेस आ जाएगी। ई हमें दिया हुआ है अल्फा डेल्टा टी, अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर है एक्सटेंट ऑफ ग्रेन ग्रोथ लार्जली डिपेंड्स ऑन। ग्रेन ग्रोथ आपकी किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली आपके रेट ऑफ हीटिंग पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रेन ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रायर जितना डिफॉर्मेशन होगा, जितनी ज़्यादा आपने उस किसी भी मटेरियल की कोल्ड वर्किंग की है उस पर भी आपकी ग्रेन ग्रोथ डिपेंड करेगी, उतनी ज़्यादा ग्रेन ग्रोथ होगी। एनीलिंग टाइम पे भी डिपेंड करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।